गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल प्रॉपर्टी देखी थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। उसमें हमने क्या देखा था, आयनिक रेडियाई देखा था, उसकी मेटलिक कैरेक्टर देखे थे, ठीक है, कि कैसे मेटलिक कैरेक्टर में और क्या क्या चेंजेस होते हैं। अनफॉर्चुनेट वो वीडियो थोड़ा सा कट गया, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। सेम वही है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखेंगे हम यहाँ पे आयनाइजेशन इंथैल्पी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयनाइजेशन इंथैल्पी। देखिए यहाँ पे भी सेम ट्रेंड वही चलता है जो हमने पी ब्लॉक एलिमेंट में देखा, कि जैसे जैसे हम किसी सीरीज़ में लेफ्ट राइट चलेंगे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे वेरिएशन आते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी में। जैसे हमने पी ब्लॉक में देखा कि आयनाइजेशन इंथैल्पी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन या क्लोरीन की आयनाइजेशन इंथैल्पी देखते हैं तो काफ़ी उनमें फ़र्क होता है। यहाँ पे जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे जो आयनाइजेशन इंथैल्पी की चेंजेस है वो ज़्यादा चेंजेस नहीं होते आयनाइजेशन इंथैल्पी में, मतलब इंक्रीजिंग होती है लेकिन वो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग नहीं होती, डिसकंटिन्यूटी इसमें होती है। अब उसका रीज़न क्या है, उसका भी रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है। इससे पहले मैं कुछ आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, और आप देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। अब इनके आयनाइजेशन इंथैल्पी देखिए आप, इनके आयनाइजेशन इंथैल्पी में क्या चेंजेज आते हैं। अगर हम स्कैंडियम के आयनाइजेशन इंथैल्पी देखें, ये होती है आपकी 631, ठीक है, किलोजूल पर मोल, ये आप लिखेंगे। ये होती है 651-52 किलोजूल पर मोल, ठीक है। स्कैंडियम 631, वैनेडियम 656 सॉरी, ये होती है 650 किलोजूल पर मोल वैनेडियम। क्रोमियम होती है आपकी, क्रोमियम की होती है 653, ये होती है 717 किलोजूल पर मोल, सब में आएगा केजी पर मोल। आयरन की होती है आपकी 762, कोबाल्ट की होती है आपकी 736, 735, 736, 736 निकिल, कॉपर 762, देन 736, 758, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 758, ये होती 736, और ये होती है आपकी 745, और ये होती है 900, हाउ मच, 906। ये सब आपकी किलोजूल पर मोल में है, ठीक। अब होता क्या है इसमें कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर में इंक्रीजिंग होती है वैसे वैसे, अब यहाँ से देखो एटॉमिक नंबर में इंक्रीजिंग हो रही, हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होती हो, ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता, अट्रैक्ट करता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम स्कैंडियम से आगे बढ़ते हैं तो स्कैंडियम से देखो, स्कैंडियम से आगे बढ़ने पे आयनाइजेशन इंथैल्पी में इंक्रीजिंग हो रही है, लगभग इसमें इंक्रीजिंग हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये देखो 653, यहाँ से देखिए आप मैग्नीज टू कॉपर, ये देखो यहाँ पे
क्या है, लगभग कांस्टेंट 7, 17, 62, 58, 36, ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या है, कांस्टेंट है किलो जूल पर मोल में। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम स्कैंडियम से और क्रोमियम तक चलते हैं तो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होता है, डी ऑर्बिटल में, आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल में जाएगा। अब जो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए आप, सेम वही चीज़ आएगी आपकी 1 2 3 4 5। ये देखो स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी इस ग्रुप में। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुए, इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ा, उसने थोड़ा सा क्या किया, उसको अपनी तरफ पुल कर दिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो गई। 3 इलेक्ट्रॉन आए और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा और हो जाएगी, 5 में और हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 4s इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते जाते हैं या डी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जैसे जैसे शुरू होती है, वैसे वैसे ये डी ऑर्बिटल क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए शील्ड का काम शुरू कर देता है। यानी यहाँ पे क्या आता है, शील्डिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। तो जैसे हम मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर में चलते हैं, जैसे जैसे यहाँ पेयरिंग होनी शुरू होती है, ये इलेक्ट्रॉन, जो नए इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होते हैं, वो क्या करते हैं, शील्ड का काम करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज को रोकते हैं। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज को रोकते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से और यहाँ तक, मैग्नीज से और कॉपर तक जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है लगभग क्या है, कांस्टेंट हो जाती है। इसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आते, चेंजेस नहीं आते। तो क्यों नहीं आते? क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है डी ऑर्बिटल में, जो फिल होता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, शील्ड का काम करता है इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एक शील्ड का काम करेगा, यानी न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियस फोर्स चार्ज को क्या करता है, ऑब्स्टिकल करता है, रोकता है, जिस कारण इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पियाँ क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती हैं। समझ गए बच्चों कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों कांस्टेंट हो जाती है आगे लगभग? तो इसलिए होती है, पहले तो इंक्रीज होती है स्कैंडियम से क्रोमियम तक इंक्रीज होती है, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जैसे ग्रेजुअली फिल होते हैं, तो यहाँ पे ग्रेजुअली जब फिल होते हैं तो क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज भी इंक्रीज होता है। लेकिन जब पेयरिंग होनी शुरू होती है तो पेयरिंग शुरू होने पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, वो शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, यानी शील्ड का काम करते हैं, ऑब्स्टिकल करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज को रोकते हैं। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज को रोकते हैं तो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कम एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियस के इफेक्टिव फोर्स को कम एक्सपीरियंस करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है। इसलिए मैग्नीज से और लगभग कॉपर तक डिक्रीज, यहाँ क्या होता है, कांस्टेंट, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और उसके बाद सडन इंक्रीज होता है किसमें, जिंक में, क्योंकि जिंक में क्या होता है कि जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, और जब ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड हो जाते हैं तो यहाँ पे जो रिपल्शन फोर्स है वो भी इंक्रीज होता है, पहली बात। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे कम्प्लीटली फील्ड होने के कारण यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिमेट्रिकल पोजीशन में आ जाते हैं। सिमेट्रिकल पोजीशन में आने के साथ साथ इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा एक्सपैंड भी हो जाता है, इसका जो रेडियस है वो एक्सपैंड भी हो जाता है। और यहाँ पे सिमेट्रिकल पोजीशन के कारण जो एनर्जी है वो क्या होती है, लेस हो जाती है। और जब एनर्जी लेस होती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है 4s का, ये न्यूक्लियस के इफेक्टिव चार्ज को क्या करेगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल पोजीशन हो गई, इसकी एनर्जी डी ऑर्बिटल की लेस हो जाती है। लेस होने के कारण ये जो 4s का इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज को, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जिंक की अपने पीरियड में ज़्यादा हो जाती है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कारण। तो सिमेट्रिकल जब स्ट्रक्चर आता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो लेस हो जाती है। क्लियर बच्चों? तो ये है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहले इंक्रीज होती है, फिर बीच में कांस्टेंट हो जाती है, फिर सडन इंक्रीज हो जाती है। तो पहले इंक्रीज इसलिए होती है कि ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं,
न्यूक्लियस में इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है। जब पेयरिंग होती है तो पेयरिंग होने पे ये शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं और शील्डिंग इफेक्ट दिखाने के कारण इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद जिंक में जब इलेक्ट्रॉन पूरा इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन जब पूरा ऑर्बिटल फिल हो जाता है तो इसकी एनर्जी सिमेट्रिकल पोजीशन में आ जाता है, इसकी एनर्जी लेस हो जाती है और एनर्जी लेस होने के कारण इसका शील्डिंग इफेक्ट डाउन हो जाता है, कम हो जाता है और जो 4s का इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज को। इसलिए जिंक की आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर। अगली चीज़ आती है इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। जितने ज़्यादा MELTING मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? बॉइलिंग पॉइंट। देखो जैसे जैसे सेम वही हम पहले डी ऑर्बिटल बना लेते हैं, ये हमने डी ऑर्बिटल बना लिया। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे, यानी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। हमने जब इसके मेटेलिक कैरेक्टर पढ़े थे पिछले वीडियो में, हमने जो मेटेलिक कैरेक्टर देखे थे, तो मेटेलिक कैरेक्टर में हमने क्या देखा था कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही ज़्यादा क्या बनाते हैं? मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, और जितने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन ये क्यों, ये सबसे हार्ड होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनकम्प्लीट ऑर्बिटल इनमें सबसे ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होते हैं कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या जितनी ज़्यादा अनपेयर्ड ऑर्बिटल होंगी, क्या होगा? उतने ही ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उतने ही ज़्यादा वहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे, और जितने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये क्रोमियम का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो 3D, और इसका 4s भी क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। तो कितने? 5 और 6 ऑर्बिटल होंगे इसमें। 6 ऑर्बिटल क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे कितने मेटेलिक बॉन्ड बन रहे हैं? 6 मेटेलिक बॉन्ड बन रहे हैं, ये देखो, एक यहाँ भी आएगा। तो 6 जब मेटेलिक बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? यहाँ पे बहुत हाई हो जाती है। और जैसे जैसे पेयरिंग शुरू होती है, ये देखो पेयरिंग शुरू हो गई तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे कम होंगी तो बॉन्ड भी क्या होंगे? कम होंगे। बॉन्ड कम होंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड कम होंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो हम उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड ऑर्बिटल होंगे उतने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे, जितने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उस पर्टिकुलर एलिमेंट की उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे जैसे पेयरिंग शुरू होगी, पेयरिंग शुरू होने पे क्या होता है कि नंबर ऑफ जो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कम होने शुरू हो जाएंगे, यानी जो मेटेलिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड आपके कम बनेंगे। जैसे यहाँ पे एक पेयर कर दिया है, 4 ही मेटेलिक बॉन्ड है, 4 मेटेलिक बॉन्ड है, स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो जाएगी क्रोमियम से। यहाँ पे 3 मेटेलिक बॉन्ड है, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से जिंक पे आते आते मेटेलिक बॉन्ड खत्म हो जाते हैं। जिंक, मरकरी और कैडमियम इसीलिए क्या होते हैं? जो मरकरी है, मरकरी इसीलिए रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? सारे के सारे जो उसकी डी ऑर्बिटल है कम्प्लीटली फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड है, तो वहाँ पे कोई मेटेलिक बॉन्ड बनता नहीं है। और जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। इसलिए मरकरी क्या करती है? फ्लो करती है, क्योंकि वहाँ पे कोई मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनता। तो जितने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। जैसे जैसे मेटेलिक बॉन्ड बनने, यानी जैसे जैसे पेयरिंग होगी मेटेलिक बॉन्ड क्या हो जाएंगे? बनने। मेटेलिक बॉन्ड क्या होंगे? कम होते जाएंगे, तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? कम होंगे। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं?
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल में, उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पे उतने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? उनके बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। तो मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, तो इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक चीज़ और आती है यहाँ पे, डेंसिटी। देखो डेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करती है। यानी डेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी। और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब आपने देखा कि जैसे जैसे हम पीरियड में या ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट राइट चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या कर रहा है? सेल को अपनी तरफ पुल कर रहा। डेंसिटी क्या हो रही? इंक्रीज हो रही है वहाँ पे। यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही। साथ साथ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा। जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मास के इंक्रीज होने के साथ साथ डेंसिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इसलिए ये जो मेटल होते हैं ये क्या होते हैं? डेंस होते हैं, ये ज़्यादा डेंस होते हैं, इसलिए ये मेटेलिक फॉर्म में होते हैं। तो इनकी डेंसिटी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ साथ डेंसिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। या जैसे जैसे इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है वैसे वैसे इन मेटल की यानी ट्रांजिशन मेटल की जो डेंसिटी है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसमें। और बाकी एक चीज़ और आती है इसमें, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक हम प्लेटिनम और निकल का एग्जांपल लेके इसको करते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये बेस है किस पे? आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, उसी टाइम बताना चाहिए था मुझे जब मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी बताया था। पर फिर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है क्रोमियम तक, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है। जैसे पेयरिंग शुरू होती है, पेयरिंग में क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो डी ब्लॉक जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो शील्ड का काम शुरू कर देता है, और लास्ट जिंक में इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वहाँ पे पूरी कंप्लीट फिल हो जाती है ऑर्बिटल। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखें किसी कंपाउंड की, तो हम निकल और प्लेटिनम की देखते हैं। हमारे पास निकल और प्लेटिनम दो कंपाउंड है, निकल के और प्लेटिनम के दो कंपाउंड है, और हम इन कंपाउंड में निकल और प्लेटिनम की क्या देख रहे हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे निकल और प्लेटिनम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? निकल की फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्या होगी? तो ये हो गया आपका डेल्टा आयनाइजेशन एंथैल्पी H। ठीक है, डेल्टा IH। और कौन सी है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो 1 कर दो प्लस डेल्टा IH2। थोड़ा ध्यान देना इस पर। तो निकल की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, निकल की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का अगर हम एडिशन करें, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का एडिशन करें निकल में, तो ये होती है 2.49 इंटू 10 टू द पावर होती है आपकी माइनस 10 टू द पावर माइनस नहीं 10 टू द पावर 3, 2.49 इंटू 10 टू द पावर 3
किलोजूल पर मोल। अब ध्यान दो आप। दूसरा आपका पीटी प्लेटिनम। प्लेटिनम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो होती है 2.66 इंटू 10⁻³ किलोजूल पर मोल। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स क्या कहें, अगर हम थर्मोडायनेमिकली देखें इन वैल्यूज़ को, तो थर्मोडायनेमिकली अगर हम देखें जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि निकिल अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, यानी निकिल के +2 ऑक्सीडेशन वाले कंपाउंड क्या होंगे, स्टेबल होंगे। समझ रहे हो? अब देखते हैं हम इन्हीं की थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और इधर लिख लूँ क्योंकि हमें अभी एक एडिशन और करना पड़ेगा इसमें। इसको मैं थोड़ा यहाँ से लिख लेता हूँ, निकिल एंड पीटी। निकिल की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने यहाँ पे ले ली थी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी फर्स्ट सेकंड का जो एडिशन है 2.49 इंटू 10⁻³ और पीटी की थी 2.66 इंटू 10⁻³ किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। ये हो गई फर्स्ट प्लस सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे थर्ड प्लस फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहले यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, अब यहाँ पे ले रहे हैं थर्ड। निकिल की थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो होती है 8.80 इंटू 10⁻³ हो गई -3 10⁻³ किलोजूल पर मोल। और जो प्लेटिनम की होती है 6.70। अब देखो 6.70 इंटू 10⁻³ किलोजूल पर मोल। अगर हम इसकी सब आयनाइजेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, अगर इन सारी आयनाइजेशन एंथैल्पी का एडिशन देखें तो जो निकिल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो रही है 11.29 इंटू 10⁻³ और इसकी जो हो रही है वो कितनी हो रही, 4 2 8 9 9.36 कितनी 9.36 इंटू 10⁻³ किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। अब देखिए आप निकिल की अगर हम फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखें, यानी कि निकिल अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, निकिल अपने सेकंड, ये देखो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट, निकिल अपनी सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, स्टेबल होता है। यानी कि इसके जो कंपाउंड होंगे जिसमें निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, प्लेटिनम के नहीं होंगे। अब प्लेटिनम के देखो, प्लेटिनम की फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो निकिल से कम है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्लेटिनम 4+ यानी Pt4। Pt अपने फोर्थ आयनाइजेशन स्टेट में स्टेबल कंपाउंड बनाता है, यानी कि Pt के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, लेकिन +4 वाले स्टेबल कंपाउंड होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि प्लेटिनम K2PtCl6 ये कंपाउंड बना देता है, लेकिन निकिल NiCl6 कंपाउंड नहीं बना पाता। ठीक है, NiCl2 या NiCl4 बन सकता है लेकिन जो आपका क्या है, NiCl6 ये कंपाउंड आपका नहीं एग्जिस्ट होता है, ये बनता ही नहीं, जबकि प्लेटिनम का बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम की जो फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो क्या होती है, निकिल से कम होती है। तो यहाँ पे प्लेटिनम फोर्थ का जो
कंपाउंड है ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल होता है, निकल का सेकंड। तो थर्मोडायनेमिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी जितनी कम होगी वो उतना ही स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आयनाइजेशन इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को करेंगे, थोड़ा सा इसको ढंग से करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फिर उसके बाद हम इसके कलर्ड कंपाउंड वगैरह करेंगे। ठीक, ओके देन, गुड बाय।